नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स दिस वीक में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट की बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स दिस वीक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में उच्च न्यायालयों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में विचार विमर्श के बाद कानून मंत्री किरेन रिजिजू और भारत के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। सीजेआई रमन्ना ने सम्मेलन में पारित मीडिया प्रस्तावों के समक्ष रखा, जहां पर भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण या NJIAI स्थापना की बात कही गई है। कानून मंत्री किरेन रिजिजू और प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमन्ना की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई अहम मसलों को सामने रखा गया। पहला प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण यानी NJIAI से संबंधित है। सीजेआई ने कहा है कि NJIAI का समर्थन करने के लिए राज्य निकायों में विशेष प्रायोजन वाहन बनाए जाएंगे, जो देश में न्यायिक बुनियादी ढांचे के निर्माण में मदद करेंगे। ये National Judicial Infrastructure Authority of India, along with complementary state bodies, be created as a special purpose vehicle that will act as a chief coordinator as well as driving force for augmentation, creation of judicial infrastructure as per the proposal sent by the Honorable Chief Justice of India to the Union Government. राज्यों की ओर से ये सुझाव भी दिया गया कि राज्य स्तरीय निकायों में मुख्यमंत्री के मनोनीत व्यक्ति को शामिल किया जाए। अधिकांश राज्य स्तरीय मॉडल अपनाने पर सहमत हो गए हैं। प्रधान न्यायाधीशों ने ये भी कहा कि विभिन्न मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों ने अनुरोध किया कि केंद्र राज्यों को एक मुश्त बुनियादी ढांचा विकास के लिए धन दे। Request made by the Chief Justice and Chief Minister is to consider as a one-time measure give infrastructure fund to the states. That is, as a one-time measure, central government may consider. पेंडेंसी पर यह संकल्प लिया गया है कि 5 साल से अधिक पुराने मामलों को निपटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। इसके अलावा निचली न्यायपालिका के लिए न्यायिक अधिकारियों की स्वीकृति शक्ति को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए। Effective steps to be taken to ensure that the areas of cases pending for more than 5 years to be to the extent possible cleared. Sanction strength of judicial officers for district judiciary be increased. ये भी प्रस्ताव किया गया था कि राज्य सरकारें जिला अदालतों के लिए डेटा एनालिस्ट कैडर बनाएं। सेवारत न्यायिक अधिकारियों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और सेवानिवृत्त न्यायिक कर्मियों को सेवानिवृत्ति लाभ पर्याप्त रूप से प्रदान किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं इससे पहले दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को पीएम ने संबोधित किया। संयुक्त सम्मेलन में कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए न्याय के सरल और सुविधाजनक वितरण के लिए रूपरेखा तैयार करने और न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा हुई। दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को पीएम ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि न्याय की त्वरित उपलब्धता पूरी व्यवस्था का सामान्य लक्ष्य होना चाहिए। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। मोदी ने कहा कि कानून की भाषा सरल हो, क्षेत्रीय भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हो, जिससे कि आम आदमी लाभान्वित हो पाए। साथियों, एक बड़ी आबादी को न्यायिक प्रक्रिया से लेकर फैसलों तक को समझना मुश्किल होता है।
हमें इस व्यवस्था को सरल और आम जनता के लिए ग्राह्य बनाने की जरूरत है। हमें कोर्ट्स में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के सामान्य नागरिकों का न्याय प्रणाली में भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेगा। वहीं सीजेआई ने कहा कि संविधान राज्य के 3 अंगों के बीच शक्ति का विभाजन प्रदान करता है और कर्तव्य का निर्वहन करते समय लक्ष्मण रेखा का ध्यान रखना चाहिए। It is the harmonious and coordinated functioning among the 3 organs of the state that has preserved and strengthened the democratic foundation of this great nation over the last 7 decades. While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. वहीं सीजेआई ने कहा कि ये आज सरकार सबसे ज्यादा केस लड़ती है। अगर पुलिस सही काम करे तो केस भी कम होंगे। सीजेआई ने जनहित याचिका के गलत इस्तेमाल पर भी चिंता जाहिर की। If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. ये संयुक्त सम्मेलन 6 साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है। आखिरी बार 2016 में आयोजित किया गया था। तब से सरकार ने ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा जिसमें जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की मांग की गई है। अदालत ने अर्जी को लिस्ट करने की बात कही है। इस पर जुलाई में सुनवाई करने की बात कही गई है। चीफ जस्टिस के सामने जब वरिष्ठ वकील शेख नफाडे ने कहा कि यह आर्टिकल 370 का मामला है। अब तो जम्मू और कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का परिसीमन भी चल रहा है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया है। सीजेआई एनवी रमन्ना ने कहा कि वो 370 से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए गर्मियों की छुट्टियों के बाद यानी जुलाई में 5 जजों के संविधान पीठ का गठन करने की कोशिश करेंगे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर देशपांडे की इस दलील पर गौर किया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के मद्देनजर याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। अदालत ने ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 5 न्यायाधीशों की पीठ के पुनर्गठन पर सहमति जताई। संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र के अगस्त 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष लंबित हैं। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के आर्टिकल 370 को 5 अगस्त 2019 को खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पुनर्गठन कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ कई याचिकाएं अदालत में दाखिल की गई थी। मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने माना था कि अनुच्छेद 370 को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच को 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ को संदर्भित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फैसला तब आया जब कुछ याचिकाकर्ताओं ने मामले को 7 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित करने की मांग की, जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य और संपत प्रकाश बनाम राज्य के बीच विरोध है। ये दोनों फैसले अनुच्छेद 370 की व्याख्या से जुड़ा है और 5 जजों की बेंच ने इन केसों पर फैसला दिया है। हालांकि मामले की सुनवाई कर रही 5 जजों की बेंच ने मामले को एक बड़ी बेंच भेजने से इनकार कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि दोनों फैसलों के बीच कोई विरोध नहीं है। उस समय तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इन याचिकाओं को विचार के लिए जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ को रेफर किया था। हालांकि इस पर आगे सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि जस्टिस रमन्ना ने मार्च 2020 में इसे बड़ी बेंच के पास भेजने से इनकार कर दिया था। उसके बाद बेंच में शामिल एक जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी रिटायर हो चुके हैं।
सरकार की तरफ से इन याचिकाओं को खारिज किए जाने की मांग की जा रही है। उसका कहना है कि आर्टिकल 370 खारिज करने के 5 अगस्त के आदेश और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान किसी भी अलगाववादी तर्क पर विचार नहीं किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 में दाखिले की उम्र पर फैसला लेते हुए कहा है कि कक्षा 1 में दाखिले की उम्र नहीं घटेगी। ऐसा करते हुए अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज किया गया था। मामला कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष करने का था। अभिभावकों ने उम्र बढ़ाने के निर्णय को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर माता-पिता एक तरह की हड़बड़ी में रहते हैं, जो कि गलत है। बच्चों के स्कूल में प्रवेश की आयु पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन या केवीएस के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। इन याचिकाओं में शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष करने के निर्णय को चुनौती दी गई थी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश की पीठ ने दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ के 11 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने वाली कुछ अभिभावकों की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। पीठ ने कहा, कुछ अन्य याचिकाकर्ताओं ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डिवीजन बेंच का दरवाजा खटखटाया था और उन इंट्रा कोर्ट अपीलों को भी खारिज कर दिया गया। पीठ ने कहा कि वो एकल पीठ के विचार से पूर्ण सहमति है और खंडपीठ ने अपीलों को खारिज करके ठीक किया। केवीएस ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष तर्क दिया था कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बढ़ाई गई है। केवीएस ने इस तर्क का भी खंडन किया कि निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने कहा कि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों को बहुत कम उम्र में स्कूल नहीं भेजना चाहिए। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम सुंदरेश ने टिप्पणी की, बच्चों को स्कूल भेजने को लेकर माता-पिता एक तरह की हड़बड़ी में हैं। माँ बाप चाहते हैं कि 2 साल का होते ही बच्चा स्कूल जाने लगे। ये उनके मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हो सकता। जस्टिस रेखा पल्ली की एकल पीठ ने 11 अप्रैल 2022 को केवीएस के रुख को मंजूरी देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एकल पीठ का विचार था कि एक बार विशेषज्ञों द्वारा एक सचेत और सुविचारित निर्णय पहले ही ले लिया गया है कि कक्षा 1 में प्रवेश के लिए प्रवेश की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। न्यायालयों को उक्त निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई भी निर्देश का देश भर में स्थित केवीएस स्कूलों पर लागू होने वाले आयु मानदंड पर प्रभाव पड़ेगा, जिसमें एनईपी 2020 लागू किया गया है और परिणाम स्वरूप सभी स्कूलों में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की गई है। 13 अप्रैल को जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस नवीन चावला की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के 11,000 अस्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़ा मसले पर अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि बिना उचित प्रक्रिया के कर्मचारियों की नियुक्ति का निर्देश गलत है। अदालत ने कहा कि आरक्षण के सिद्धांतों पर जोर रहे और सभी को समान अवसर मिले। नौकरी में पिछले दरवाजे से प्रवेश देना लोक सेवा के लिए अभिशाप है। इसके साथ ही कोर्ट ने 4 दशक पुराने विवाद में अस्थायी कर्मचारियों का समावेश करने के दावे के नए सिरे से सत्यापन के निर्देश दिए। एलआईसी में भर्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एलआईसी को बिना उचित प्रक्रिया के 11,000 कर्मचारियों को काम पर रखने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने माना है कि अस्थायी कर्मचारियों की भर्ती स्वीकृत पदों के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, क्योंकि ये आरक्षण के सिद्धांतों और सभी के लिए समान अवसर के अनुरूप है। एलआईसी एक सार्वजनिक नियोक्ता है। सेवा में पिछले दरवाजे से प्रवेश की अनुमति देना सार्वजनिक सेवा के लिए गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एलआईसी के पार्ट टाइम कर्मचारियों से संबंधित करीब 4 दशक पुराने विवाद पर ये फैसला सुनाया है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला अंशकालिक कामगारों द्वारा आवेदनों के एक बैच पर आया। उन्होंने दावा किया कि 1985 से 1991 के बीच LIC में काम किया था, लेकिन मानदंडों के अनुसार वो नियमित नहीं किए गए थे। कोर्ट ने कामगारों के दावों के नए सिरे से सत्यापन का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन कामगारों के दावे वैध पाए जाएं, उन्हें नियुक्ति के बदले मुआवजा दिया जाना चाहिए और सभी दावों और मांगों का निपटान किया जाए। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उन कामगारों के दावों का सत्यापन किया जाए जो 20 मई 1985 और 4 मार्च 1991 के बीच 2 वर्षों की अवधि में 3 साल की अवधि में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कम से कम 70 दिनों या तृतीय श्रेणी के 85 दिनों के लिए कार्यरत थे। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस PKS बघेल और पूर्व जिला न्यायाधीश और यूपी उच्च न्यायिक सेवा के सदस्य राजीव शर्मा की एक समिति को सत्यापन के कार्य के लिए नियुक्त किया है। अदालत ने कहा कि सभी व्यक्ति जो मानदंड पर पात्र पाए गए हैं, सेवा के प्रत्येक वर्ष या उसके हिस्से के लिए 50,000 रूपए की दर से मुआवजे के हकदार होंगे। मुआवजे का भुगतान बहाली के बदले में होगा। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह के अवशोषण होने से पिछले दरवाजे से प्रवेश मिलेगा, जो सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर और निष्पक्षता के सिद्धांत को नकारता है। LIC एक वैधानिक निगम होने के लिए संविधान के अनुच्छेद 14 समानता और 16 कोई भेदभाव नहीं के जनादेश से बाध्य है। एक सार्वजनिक नियोक्ता के रूप में निगम की भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और खुली प्रक्रिया के संवैधानिक मानक को पूरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पात्रता की सीमा को पूरा करने वाले सत्यापित श्रमिकों के दावों को सभी मांगों के पूर्ण और अंतिम निपटान के द्वारा समाहित करने के बजाय मौद्रिक मुआवजे के पुरस्कार द्वारा हल किया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मेधावी आरक्षित अभ्यर्थी सामान्य कोटे के हकदार हैं। पीठ ने कहा कि जब आरक्षित श्रेणी के 2 अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्त किया जाएगा तो इस पर विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए कि पहले से काम कर रहे सामान्य श्रेणी के 2 व्यक्तियों को निकाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी की मेरिट अंतिम पायदान के सामान्य अभ्यर्थी से बेहतर है तो वो सामान्य श्रेणी में सीट पाने का हकदार है। इस परिस्थिति में आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग यानी अनारक्षित श्रेणी में सीट की दावेदारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग या OBC श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए OBC उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योगदान के आधार पर अन्य शेष आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति MR शाह और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया। पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन की इस अपील को स्वीकार कर लिया कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी के कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि 2 उम्मीदवारों आलोक कुमार यादव और दिनेश कुमार जो OBC श्रेणी से संबंधित हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में समायोजित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि वो सामान्य श्रेणी के नियुक्त उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार की अपेक्षा अधिक मेधावी हैं और उनकी नियुक्तियों पर आरक्षित श्रेणी के तहत सीटों के लिए विचार नहीं किया जा सकता। साल 2008 में राजस्थान में BSNL में टेलीकॉम टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकाली गई थी। अन्य आरक्षित वर्ग के एक अभ्यर्थी ने याचिका दायर कर कहा था कि OBC के 2 अभ्यर्थियों की मेरिट सामान्य श्रेणी में आखिरी पायदान के अभ्यर्थी से अधिक है, इसलिए इन दोनों अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में नियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद जो जगह खाली हो उसे आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ कोर्ट दिस वीक में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
है।